नमस्कार। कुदरत ने धरती बनाई, उसकी बनाई धरती पर कोई सीमा नहीं थी, कोई बॉर्डर नहीं था। लेकिन फिर हम इंसानों ने कुदरत की धरती पर सीमाएं बना दी, लकीरें खींच दी और धरती को टुकड़ों में बांटकर अपना और गैर का खेल खेलने लगे। लेकिन कुदरत इन सीमाओं को नहीं मानती, इन बॉर्डर को नहीं मानती। उसके लिए आज भी धरती वही है। यही वजह है कि जब कुदरत का कहर टूटता है तो वो किसी सीमा तक सीमित नहीं रहता, उसकी कोई हद नहीं होती। इस बार कुदरत का कहर नेपाल से लेकर भारत तक था। कुछ और देशों में भी इसकी हलचल थी। कुदरत की इस तबाही का आलम बिहार में भी दिखा और बिहार के लोगों पर भी दिखा। आज बात भूकंप से प्रभावित लोगों की होगी, उन लोगों की जो लौटकर घर आ गए और उन लोगों की भी जो लौटकर नहीं आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक लौ जिंदगी की। कहते हैं कि कुदरत के सामने इंसान की कोई हस्ती नहीं है, उसकी ताकत के सामने इंसान लाचार है। लोगों के घर उजड़ गए, जिंदगी बिखर गई, लेकिन नहीं उजड़ पाए तो लोगों के इरादे, उनके हौसले। नेपाल फिर से उठेगा, फिर से हंसेगा और फिर से दौड़ेगा। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। प्यासा फिल्म का ये गाना 1957 में फिल्माया गया था, लेकिन इस गाने के बोल नेपाल की त्रासदी को देखकर बरबसी याद आ गए। वाकई कुदरत के सामने इंसान एक खिलौना ही तो है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम ताकतवर हैं, तो कुदरत के मात्र कुछ सेकंड के झटके ही हमें हमारी हद याद दिला देते हैं। एहसास दिला देते हैं कि कुदरत से बढ़कर कोई और नहीं। ये उजड़े घर, ये वीरान गलियां बर्बादी की दास्तान सुना रही है। उस बर्बादी की दास्तान जो कुदरत के कहर के बाद टूटा है। इन आंखों में आंसू हैं। ये आंसू हैं अपनों के बिछड़ने के गम के। ये आंसू हैं तिनके की तरह बिखर गए आशियाने के गम के। अब कहां जाएं, किसके पास जाएं? सब कुछ उजड़ चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हैं, अपने ही देश में बेगाने हो चुके हैं। अब सारी उम्मीदें सरकार पर टिकी हैं। ऊपर वाले की बेरहम मार के बाद अब उसी की मदद का इंतजार है। इन गलियों में कभी बच्चों की किलकारियां सुनाई देती थी, बच्चों के खेलने के शोर सुनाई देते थे। लेकिन अब ये गलियां आज खामोश हैं। वो आवाजें इन अवशेषों में दफन हो गई। अब उनके शवों की तलाश की जा रही है, उन्हें तलाशा जा रहा है। लेकिन आफत है कि थमती नहीं। भूकंप के बाद बारिश लोगों की तकलीफों को बढ़ा रही है। लगता है ऊपर वाले का इम्तिहान अभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम आपको बता दें, हम भी हार मानने वालों में से नहीं हैं। आज जो नेपाल तबाह हो गया है, वो फिर उठेगा, फिर खड़ा होगा। कुदरत का यह कहर हमसे हमारी सांसें छीन सकता है, लेकिन हमसे हमारी हिम्मत नहीं। हम लड़ेंगे, इस आपदा में डटे रहेंगे। वक्त है जो बच गए हैं उनके साथ खड़े होने का, उनके साथ डटे रहने का। दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के आंसू पोंछने का। इंसान के चट्टानी इरादों के आगे कुदरत की ये मार भी घुटने टेक देगी। हम कामयाब होंगे फिर से उठने के लिए, फिर से जीने के लिए, फिर से खुशियां बांटने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये था नेपाल के लोगों का दर्द, उनकी तकलीफ।
और अब रुख करते हैं बिहार की ओर। बात करेंगे उस शख्स की जो इस जलजले को मात देकर वापस अपने घर लौट आया, जिसने मौत को आते देखा था, लेकिन मौत उसे छू नहीं सकी, मौत उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि उस शख्स के साथ उसके माँ की दुआएं थी। हम बात कर रहे हैं मधुबनी के जॉनी केजरीवाल की। एक दुनिया उजड़ जाने में महज कुछ सेकंड का वक्त था। उस दिन का जलजला लोग भूल नहीं पाए हैं। नहीं आया था तब तक तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, खाली इसी पर ध्यान लगा हुआ था। जब ये आया तो उसका दृश्य तो हम आपको बता ही नहीं सकते। दृश्य तो हमारा अलग ही था, बहुत अच्छा लगा। परिवार का लड़का है, परिवार में आ गया, उम्मीद ही नहीं थी हमको। ये उस माँ की दास्तान है जिसका बेटा नेपाल में था, जिसका बेटा नेपाल की तबाही में फंसा था। 27 साल के जॉनी कुमार केजरीवाल अब अपने घर लौट आए हैं। जॉनी उन खुशनसीबों में शामिल हैं जो इस आपदा में सकुशल बच निकले। मधुबनी जिले के झंझारपुर के रहने वाले हैं जॉनी 25 अप्रैल के दिन नेपाल के काठमांडू में थे। जब ये अपने घर झंझारपुर लौटे तो गांव के लोग जॉनी की एक झलक देखने के लिए बेताब थे। वो देखना चाहते थे उस शख्स को जो उस भयानक तबाही का गवाह था, जिसने मौत को मात दी थी, जिसने जिंदगी को गले लगाया था। घर पर लोगों की भारी भीड़ थी। मां की आंखों में बेटे के लौट आने की खुशी साफ दिख रही थी। सारा परिवार खुश था कि जॉनी सुरक्षित वापस लौट आया है। वहाँ जो भी इसको नुकसान हुआ और हुआ तो अपना फिर देखा जाएगा, कमा लेगा। लेकिन अपने घर तक का सफर इतना आसान नहीं था। हालात जरा भी अनुकूल नहीं थे। उस दिन शनिवार था। नेपाल में आमतौर पर छुट्टी का दिन होता है। लोग अपने घरों में थे, तभी अचानक जलजला आ जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि अचानक ये कौन सी बला आन पड़ी। अब शनिवार को वहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियली छुट्टी होती है, तो करीब हम लोग 2 बजे 3 बजे तक अपना दुकान खोल के रहते हैं। 12:30 बजे हम अपने घर में ही बात कर रहे थे, अपनी दादी से बात कर रहे थे, फ़ोन में ही बात कर रहे थे। उसी समय एकाएक ऐसा लगा कि धरती नीचे की तरफ गई, ऊपर आई, और उसके बाद इस हिसाब से हिलने लगी कि सब हल्ला करने लगे कि ये भूचाल है, भूकंप है। हम लोग सारे लोग, जितने भी घर के लोग थे, दुकान के लोग थे, सारे लोग वहाँ पर रोड पर आ गए। वहाँ की स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब वहाँ पर 5 मिनट भी भूकंप रुकने को तैयार नहीं था। वहाँ पर सारे लोग हाहाकार मच गए कि अब क्या होगा, नहीं होगा। हम लोगों ने वहाँ 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक वेट किया कि अब जाके कुछ धरती थमेगी, लेकिन वहाँ पर वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खाक हो चुका था, सब कुछ मिट चुका था। लोग बदहवास हो चुके थे। जॉनी के लिए भी मुसीबतें कम नहीं थी। मुसीबतें जॉनी का इंतजार भी कर रही थी। लगा कि अब आगे की राह इतनी आसान नहीं है। पता नहीं घर वापसी भी हो पाएगी या नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सामने था तो केवल बर्बादी का मंजर, बस और कुछ नहीं। लेकिन सांसें अभी चल रही थी, जिंदगी की जंग अभी जारी थी। फासले थे जिसे तय करना बाकी था। रात में भी हम लोग इतने दहशत, हम लोग 2 मिनट भी आंख झपक नहीं पाए। मतलब वहाँ पर जो स्थिति थी कि धरती 1 सेकेंड भी वो बंद नहीं हो रही थी। जब भी देखो वाइब्रेशन ही हो रही थी। उसके बाद दूसरे दिन भी वैसा ही हालात रहा, न खाने के लिए खाना, न पीने के लिए पानी। उस समय बस यही था। इंडिया सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय हम लोग का बहुत सहयोग किया। हम लोग के लिए जैसे आपको मतलब फ्री विमान व्यवस्था, टेलीफोन व्यवस्था, खाना पीना, जो कुछ भी, उन्होंने हम लोग की बहुत हेल्प की। हालात इतने कठिन हो गए थे कि एक बोतल से कई लोग अपनी प्यास बुझा रहे थे। मजबूरी थी। जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। पानी की एक एक बूंद की कीमत तब पता चली। तो वहाँ के जितने भी निवासी थे सारे वहीं पर रोड पे कैंप लगा के, कोई चद्दर बिछा के या कोई ब्लैंकेट लेके, हम लोग सब वहीं पर बैठे हुए कि ये इसका इंतजार कर रहे थे कि कब जाके ये रुके। उसके बाद भूकंप का ये रुकना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ पर हम लोग की दुकान के सामने में बागमती नदी बहती है,
तो हम लोग सारे जितने भी वहाँ के लोग थे, हम लोग जैसे मिस्त्री लाइन के हो या सेल्समैन हो या दुकान के आदमी हो या घर के, सारे लोग हम लोग ने सोचा कि अब वहीं पर हम लोग को रहना पड़ेगा। हम लोग वहीं पर रहे। न रात में हम लोग को खाना का सुविधा था, न पीने का सुविधा था। हम लोग घर भी नहीं जा सकते थे कि हम लोग का घर की इस तरह की स्थिति हो चुकी थी कि पूरा घर हम लोग का बर्बाद हो चुका था। हम लोग का खाना पीना रहने का जो कुछ भी था सारा वहीं था। नेपाल से वापस अपने वतन अपने घर आने के लिए रास्ते आसान नहीं थे। किसी तरह एक गाड़ी का इंतजाम किया। एक गाड़ी में करीब 24 लोग सवार होकर निकल पड़े। 7 घंटे का सफर तय करने में 16 से 18 घंटे का वक्त लगा। लेकिन जिंदगी के लिए कुछ ज्यादा घंटे मायने नहीं रखते। मायने रखता था तो बस जिंदा रहना, अपने घर पहुंचना, अपने परिवार तक पहुंचना। लेकिन काठमांडू में सब कुछ खाक हो चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी नहीं सारे व्यक्तियों लोग का कारोबार वहाँ पर मतलब बहुत बर्बाद, बहुत क्षति हुई है। आज किसी का दुकान किसी ने 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ रुपये लगा के अपना शोरूम बना रखा था या जो कुछ भी हो, उन लोगों का सारा चीज़ बर्बाद हो गया। जो काम करने वाले लेबर थे, कितने लोग उसमें दलदले में दब के मर गए, कितना दुकान वो हो गया, कितने लोगों की घर वो हो गई। आज हम नेपाल आज इतना पुराना जगह, इतना ऐतिहासिक, वहाँ की इतनी अच्छी अच्छी मंदिरें, इतना अच्छा घूमने का स्थल, सारा चीज़ बर्बाद हो गया। जॉनी के जज्बे के आगे मौत ने घुटने टेक दिए। तबाही और जिंदगी के बीच फासले कम होने लगे। उम्मीदें परवान चढ़ने लगी। लगा कि जिंदगी और मौत की जंग में अब मौत के लिए कोई जगह नहीं है। कुदरत के कहर के आगे घुटने टेकने से इनकार करते हुए जॉनी ने संघर्ष किया। ये हम लोग के पास अब पीने तक का पानी तक नहीं था। हम लोग एक बोतल पानी में 10 आदमी 11 आदमी काम चलाते थे, वो भी सिर्फ अपनी हल्की सी प्यास बुझाने के लिए। बस एक बूंद पानी पी के हम लोग रहते थे। फिर वहाँ की जो स्थिति हम लोग देखने लगे तो अब हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। उसके बाद हम लोग, हमारे जितने भी वहाँ पर दोस्त भाई लोग थे जिनसे हम लोग का कारोबार होता, उन लोग का फिर गाड़ी लेके हम लोग 2 टैक्सी में हम लोग 24 आदमी आए। उसके बाद जहाँ से काठमांडू से बीरगंज आने में जहाँ पर 7 घंटा लगता है, हम लोग को 18 घंटा लगा। जगह जगह में पत्थर रास्ते में आ गए थे। लेकिन हम लोग वहाँ पर 11:30 बजे दिन में चले हुए बीरगंज दूसरे दिन हम लोग 5 बजे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने रक्सौल से, आपको इंटरसिटी ट्रेन होती है, उससे फिर हम लोग मुजफ्फरपुर आए और मुजफ्फरपुर से फिर हम दिन में 2 बजे अपने घर आए। अब जॉनी के घर वाले खुश हैं। वो अपने परिवार के साथ हैं। परिवार को और क्या चाहिए? अपने साथ हो, इससे बढ़कर बड़ी बात और क्या हो सकती है? बिंदु भूषण, जी मीडिया, मधुबनी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अभी बाकी है एक लॉ जिंदगी की। नेपाल से सटा हुआ जिला है किशनगंज। यहाँ के लोग बड़े आराम से नेपाल आते और जाते हैं, लेकिन इस जलजले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब हालत ये है कि यहाँ के लोग नेपाल के नाम से भी डर जाते हैं। कुछ के परिवार तो लौट आए, लेकिन अब कुछ लोगों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। नेपाल और भारत की सीमा पर है किशनगंज। सीमा के इस पार भी भूकंप का असर था, तो सीमा के उस पार भी। लेकिन सीमा के उस पार नेपाल में इस जलजले का असर ज्यादा खौफनाक था। मंजर रूह को कपा देने वाला था। आप इस भयानक हादसे का सच इस शख्स के मुंह से सुनकर समझ सकते हैं। मतलब जब बारिश हो रही थी तब खड़े हो प्लास्टिक के छाए में मतलब हम लोग रहते थे। छोटे बच्चे बच्चा रोता था, दर्दनाक था वो, बहुत भयंकर दर्दनाक था। वो कहानी सुनने के बाद हम लोग को मतलब वही हुआ था। आज भी दहशत में है, एकदम पूरा वही छटपटी है। सारा कुछ छोड़ करके आप लोग चले आए हैं? जी, सारा कारोबार जितना भी वहाँ था, सामान उमान सब छोड़ के चले आए। हम लोग सोचे कि जान बचेगा तो पूरा जान अपना सलामत है तो बहुत कुछ है।
किशनगंज जिले के कई परिवार नेपाल में काम की तलाश में जाते हैं, वहां नौकरी करते हैं, वहीं रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन तब किसी को पता नहीं था कि नेपाल की सूरत बदलने वाली थी। नेपाल तबाह होने वाला था, जिंदगियां खाक होने वाली थी। तबाही ऐसी कि एक के बाद एक मुसीबतें जैसे इंतजार में बैठी थी। जब धरती हिली तो घर से भागे और किसी तरह जान बचाई। लेकिन मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं हो रही थी। जब बाहर में रात बिता रहे थे तब बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते हुए खुद को बचाना काफी मुश्किल था, लेकिन क्या करते, जीना था तो कोशिशें भी करनी पड़ती, लिहाजा हिम्मत नहीं हारे। क्या सोच देखते हैं, हम लोग का तो कारोबार वहीं से, रोजी रोटी वहीं से चलता है हम लोग का। ये 350 आदमी जो हैं यहाँ के, हम लोग का कारोबार सब वहीं है। अब वहाँ अगर शांत होगा, अगर जान मतलब देखेंगे मिला के। जब बच गए तो फिर वहां से निकलने की चुनौती थी। चुनौती बड़ी और मुश्किल थी। मदद के लिए किसके पास फरियाद करें, किससे गुहार लगाएं। फिर नौशाद ने अपने गांव के मुखिया को फोन किया, कहा कि जिससे भी बात करनी हो आप कीजिए, लेकिन हम लोगों को यहां से निकालने का इंतजाम जरूर कीजिए। मुखिया जी ने आश्वासन दिया, अधिकारियों से बात की। फिर आश्वासन मिला कि चाहे जितना पैसा लगे हाँ बोल दो, पैसों का इंतजाम यहां पहुंचने पर कर दिया जाएगा। लेकिन वहां से आओ, कोशिश रंग लाई और नौशाद अपने गांव वापस आ गए। फोन किए नेमुल साहब, नेमुल यहाँ के मुखिया हम लोग के गांव के, वहाँ से मुखिया जी को फोन किए। हम लोग को यहाँ से बचा के किसी भी तरीके से हम लोग को घर जाना है, किसी मंत्री से या किसी से मिल के हम लोग को मतलब यहाँ ले जाने का व्यवस्था किया जाए। तो मुखिया जी हम लोग का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किए, नौशाद साहब मंत्री हैं, उनसे बात किए। फिर इस बीच में मतलब वो मंत्री जी बोले कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग सही सलामत हैं, तो हम लोग वहाँ से लाने का इंतजाम करेंगे। तो फिर मुखिया जी को बात किया कि हम लोग घबराहट हो गई है हम लोगों को। आपके आसपास कितने लोग मारे गए होंगे जो आपने देखा नज़ारा? हम लोगों को जो हम लोगों का मतलब जो देखा हुआ है, जो हम लोग देखे, लगभग कम से कम 10,000 से ज़्यादा आदमी दबा हुआ मतलब मरा, और 100 घर से भी ज़्यादा मतलब तहस-नहस हो गई। ये केवल नौशाद की ही कहानी नहीं है। इस गांव के कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ये जिंदगी दोबारा मिली, जो इस आपदा के बाद बच गए हैं। ये सिद्दीक के भाई हैं। सिद्दीक ने अपने परिवार के लोगों को तो बचा लिया, लेकिन खुद उसका कोई पता नहीं है। परिवार था, वो सिद्दीक नाम है उसका, वो अपने परिवार को भेज दिया इन लोगों के साथ, और बाकी वो अपने भाई को खोजने के लिए अभी काठमांडू में मौजूद है, और अभी तक उसका पता नहीं चल रहा है। जिस बिल्डिंग में वो था, हाँ, जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा था, वो इमारतें गिरे हुए हैं। अभी तक कोई खोज खबर नहीं। अब बहुत से लाश तो अभी नीचे दबा हुआ है ना, वहाँ जो है वहाँ का आर्मी लोग जो है कोई काम नहीं कर रहा है। ये हम लोग का हिंदुस्तान का आदमी जाके कुछ निकाल रहा है, खोज रहा है, यही सब। अब तो उम्मीदें भी साथ छोड़ने लगी हैं, परिजन भी नाउम्मीद होने लगे हैं। लगता है इतनी बड़ी त्रासदी के बाद अब सिद्दीक इस दुनिया में नहीं होगा। उससे संपर्क हुए काफी वक्त गुजर चुका है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, उम्मीदों का दामन भी छूटता जा रहा है। अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं। जिला परिषद क्या करेगा? कुछ नहीं। अब वो काठमांडू में यहाँ से क्या करेगा? उसका इमारत जो गिर गया है, वो इमारत अभी साफ नहीं हुआ है कि वो निकले। क्या लगता है सिद्दीक का जब पता नहीं चल रहा है? क्या ये लगता है कि वो अब हमारे ख्याल से दुनिया में नहीं है। वहाँ जो उसके साथ 2 लड़का काम कर रहा था, वो निकल गया है। वो बोला कि 10 मिनट पहले हम लोग खाना बनाने के लिए निकले, और उन लोग वही काम कर रहा है। कुछ ऐसी ही कहानी है मोहम्मद शाहबाज आलम की। ये इस त्रासदी के वक्त नेपाल में ही थे। जब भूकंप आया तो शाहबाज पर बाइक गिर गई, पैर बुरी तरह कुचल गया, घायल हो गया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। बाइक के नीचे पैर दबा हुआ था, सामने से बिल्डिंग गिर रही थी। अब क्या करते? मेरा पैर पे मतलब नीचे बाइक था, पैर में मेरा चोट लगा, तो चोट जो लगा फिर भी हम मतलब घिसट के मेन रोड पे गए, तो देख रहे हैं पूरा बिल्डिंग गिरने लगा, हिलने लगा। 2-3 मंजिला बिल्डिंग ऐसे मतलब बहुत तेज़ी से गिरने लगा। नहीं जंप करते तो क्या होता? अगर नहीं जंप करते तो उस वक्त हम लोग मतलब कोई नहीं बचते, आपका अंदर ही दब जाते सब।
पैर टूट गए। उसके बाद हम लोग भाई लोग पैसे भी करके अस्पताल लेके गया तो मतलब ये बंद होने लगा, दुकान उकान बंद होने लगा। बोला मेरा इलाज करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, क्योंकि सब कोई डरा हुआ था, क्योंकि हर आधा घंटा बाद, हर 10 मिनट के बाद भूकंप आते ही रहता था जी। वहाँ बैंडेज भी नहीं, 3 दिन के बाद मेरा इलाज हुआ। इस त्रासदी ने इंसान को एहसास करा दिया कि कुदरत के सामने उसका कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन वहीं इस त्रासदी का एक दूसरा सच भी था। इस त्रासदी ने यह एहसास करा दिया कि इंसानी हौसलों की कोई सीमा नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं। जब हम साथ खड़े हो जाएं, तो फिर चुनौतियां हमारे सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होंगी। अमित कुमार सिंह, जी मीडिया, किशनगंज। कुदरत के कहर से बचना आसान नहीं है। वो जब तबाही मचाता है तो इंसान तिनके की तरफ बिखर जाता है। लेकिन हम इंसानों के पास एक चीज़ ऐसी है जिसे कुदरत हमसे नहीं छीन सकती, और वो है हमारी इंसानियत, हमारे बीच का भाईचारा। जब हम साथ होंगे तो फिर किसी भी मुसीबत का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। आइए नेपाल की इस मुसीबत में हम सब साथ खड़े हों। हम और आप नेपाल की मदद में अपने हाथ आगे बढ़ाएं। मदद के लिए बढ़ा हर एक हाथ महत्वपूर्ण होता है। शायद किसी की जिंदगी बचा सके, शायद किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सके। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।